ओके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है अवैस इकबाल साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, और बहुत लोग मैसेज भी हमें कर रहे थे। अवैस, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आपकी बड़ी डिमांड हो रही थी। सोशल मीडिया पे लोग बहुत पसंद करते हैं आपको, तो बहुत 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 शुक्रिया कि आप शुक्रिया, आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑनर्ड आरजू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। वैसे तो आपके यहाँ लाहौर में एक हंगामा है इमरान खान की वजह से, वो जो जेल भरो यात्रा उनकी चल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक जो आर्टिकल आया अबसार आलम साहब का, उस पर आप क्या कहेंगे? हम्म। काफी चीजें उन्होंने बात की, लेकिन मुझे हैरत ये है कि पब्लिश कैसे हो गया उनका ये आर्टिकल, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की बातें जब लिखी जाती हैं तो आप जानते हैं कि जर्नलिस्ट को जो है वो बड़ा मुश्किल होता मुझे है जी। मुझे अबसार आलम के कॉलम को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो वो शेर याद आया कि कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक वी सी, कुछ शहर दे लोकी भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अबसार आलम साहब पहले इससे गोली भी खा चुके हैं। अबसार आलम साहब बिल्कुल। को पहले नामालूम अफराद जो है वो अच्छी खासी उनकी खातिर हम्म। तवाजो भी कर चुके हैं, लेकिन इसका बावजूद अगर उन्होंने ये कॉलम लिखा है, पिछले दिनों आपको याद होगा कि उन्होंने कॉलम लिखा था कि 2020 में जब उनका बेटा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास खड़ा होकर अपने दोस्तों को कॉल कर रहा था, तो वहां से एक शाही शख्सियत ने गुजरना था, और उसके बाद उनको लगा कि वो शाही शख्सियत के कॉन्वॉय की जासूसी कर रहा है, तो उसके ऊपर अबसार आलम के बेटे को जिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चलिए ठीक है, अबसार आलम साहब की हम मजबूरियां भी समझते हैं कि अबसार आलम साहब उस वक्त नहीं बोल सकते थे, क्योंकि खौफ का आलम ही ये है पाकिस्तान में। लेकिन हम्म। अबसार आलम का ये जो कॉलम है, ये किसी भी मुहज्जब, किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे के मुंह के ऊपर तमांचा है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि उसके अंदर आपके जनरल जो फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा का जो नेक्सस था, जो लाइजोन था, वो अगर इस तरह से स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए लोगों से पैसों की एक्सटॉर्शन कर रहा था, तो दैट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आउटरेजस। और आरजू, क्या आप और मैं किसी एक मुहज्जब मुल्क में रहते हैं? नहीं रहते हैं, हम तो नहीं। एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। मुझे ये बिल्कुल। मुझे 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 लगता था कि चले इनका इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी कोई ना कोई भरम होता होगा, कोई कोई डेकोरम होता होगा, किसी कोई लेवल होता होगा। ये अबसार आलम साहब का कॉलम अगर दुरुस्त है, ठीक है, अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर तो अबसार आलम साहब ने झूठ बोला है, तो फिर फैज हमीद साहब को और कमर जावेद बाजवा साहब को इनके ऊपर हत्या के इज्जत का मुकदमा करना चाहिए। क्योंकि लेकिन उन्होंने अगर नाम तो भी अब लिखे हुए, डेट्स तक लिखी हुई है उन्होंने। लिखी हुई है कि किस तरह से हम्म। उन्होंने स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, चैनल मालिकान से अपने और प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवाए, वो सारी जो कथा है, अगर वो मेरा मुझे यकीन है कि अबसार आलम साहब के पास इसका एक सब्सटैंशियल एविडेंस होगा। लेकिन आरजू काजमी, मेरा आपसे ना उससे आगे जाकर एक सवाल है। क्योंकि ना जब अबसार आलम साहब ने ये लिखा है कि ये सब कुछ मई 2017 में हुआ, मई 2017 में इस्लामाबाद की एक कोठी पर हमला किया गया, फिर दूसरी कोठी पर हमला किया गया। तो मैं ये पूछ जानना चाह रहा था कि इसका मतलब ये है कि मई 2017 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ साहब को मैं ये मान नहीं सकता कि ये बताया ना गया हो कि उनकी नाक के नीचे कैपिटल के अंदर इस तरह की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि एज अ हेड ऑफ स्टेट के उनके इल्म में आया होगा। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ये क्या कहते हैं, गिला करते हैं कि जनाब मुझे क्यों निकाला। ठीक है, वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं। भाई, जब आपके दौरे इक्तदार में ये सब कुछ हो रहा था तो आप खामोश क्यों थे? और अगर अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके भाई की हुकूमत है, और मरियम नवाज के बहुत करीब है अबसार आलम, और अबसार आलम ये समझते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ एक माजी की गलती को सुधारने के लिए लिखा है, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन अगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होते तो वो कार्रवाई करते। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के कपड़े पहनाए जाते हैं, और उसके अंदर एक पपेट होता है जो डुगडुगी के ऊपर नाचता है, आरजू काजमी। लेकिन आपने तो खुद ही अपनी बात का जवाब जो है वो दिया है कि जाहिर है कि आप जानते हैं कि ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बस की बात नहीं होती कि वो स्टैब्लिशमेंट और इस तरह के मजबूत लोगों के ऊपर हाथ डाल सके। तो फिर आपने कैसे समझा कि नवाज शरीफ साहब कुछ कर पाएंगे नहीं या नहीं, कर इसका पाते? मतलब ये है ना कि नवाज शरीफ साहब का जब ऑपोजिशन में आने का बाद अब जो बयानिया था, जिस तरह से हम्म। उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में जनरल कमर जावेद बाजवा को नाम लेकर ललकारा,
और उसके बाद उसी जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान ने ऑपोजिशन में जाने के बाद ललकारा। तो पाकिस्तान में हर बंदा सिर्फ तभी सच बोलता है जब वो ऑपोजिशन में होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, और जब ये क्या कहते हैं मुश्किल में नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें ना आप इक्तदार में लेकर आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि उनको अगर बैलेट बॉक्स से कोई उम्मीद है, वो कहते हैं ना कि अगर इलेक्शन से तब्दीली आती होती तो इलेक्शन एक गैर कानूनी प्रोसेस होता। तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके जो अरबों खरबों रुपए इलेक्शन प्रोसेस के नाम पर, हल्का बंदियों के नाम पर, मर्दमशुमारी के नाम पर जाया किए जाते हैं। वैसे ही पूछ ले अपने एस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब आपने किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आप किसे कौमी असेंबली में देखना चाहते हैं, आप किसे सूबाई असेंबली में देखना चाहते हैं। तो सुहागन तो वही ना जो पियामन भाई। तो फिर क्या खाम खा मेरा और आपका वक्त जाया करने की जरूरत है। सीधा सीधा पूछ ले, सीधा सीधा बता दे। ये जो हमें बैठ के अभी 2-4 महीने पहले बताकर चले गए हैं साबिक डीजी आईएसपीआर साहब कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अगर अबसार आलम के आज 26 फरवरी 2023 के कॉलम पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे इसका मतलब ये है कि इनका सियासत से हर किस्म का ताल्लुक है। आरजू काजमी। क्योंकि आप ये भी तो देखें ना कि पहले भी आप भी जानते हैं और मैं भी, या जितने जर्नलिस्ट हैं सबको पता है, अगर इस किस्म की बात लिखी जाए और पब्लिश करवाई जाए जिसमें साफ साफ आर्मी चीफ का नाम हो या फॉर्मर आर्मी चीफ का नाम हो, और इसी तरह से जैसे जनरल फैज का भी उन्होंने लिखा है, तो फिर तो कार्रवाई हो जाती है, पब्लिश ही नहीं होता है। और आपके ख्याल से ये कितना बड़ा रिस्क लिया है अफसार आलम साहब ने, और क्या वाकई में मेरा छोड़ दिया ख्याल है कि जाएगा ये या इतना किसी बड़ा, किस्म का मसला होगा? नहीं नहीं, ये जी। इतना बड़ा रिस्क इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में जैसे ही आप साबिक आर्मी चीफ बनते हैं ना, तो उसके बाद हम्म। जिस तरह से सारे लोगों के मुंह खुल जाते हैं, वहाँ ये रिस्क तब होता है जब आप करंट आर्मी चीफ के ऊपर कुछ कहते हैं। ठीक है, तो अभी जब करंट आर्मी चीफ, जब साबिक आर्मी चीफ होंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उन्होंने अगर कुछ किया है तो क्या किया है। आई होप कि वो कुछ ना करे, बल्कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपनी पूरी तनदेही से काम करे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में अगर आप ओहदे से हट गए हैं तो फिर आपकी वो ताकत नहीं है। जिस तरह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहा करते थे कि पाकिस्तानी फौज की इज्जत करने के लिए माँ का नेक और बाप का एक होना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि अगर उन्हीं के बयानात पीटीआई वालों को दोबारा सुनाए जाए तो वो शायद अपने बयानात से तौबा तायब हो जाए। आज पीटीआई वालों के अपने बयानात उनके सामने आ रहे हैं। यानी अब पैटर्न ये है कि जब आप ऑपोजिशन में होंगे तो आप इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करेंगे और उससे अपनी निगोशिएटिंग जो प्राइस है वो डिटरमिन करेंगे। और जब आप हुकूमत में होंगे तो आप बगैर चूं चरा किए, बगैर कोई भी लेतो लाल से या हीलो हुज्जत से काम लिए, आप एग्जैक्टली वही करेंगे जो आपको कहा जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि आप इस बात को भूल जाएं कि आपको कश्मीर आजाद करवाने की जरूरत है। आपको कश्मीर से पहले इस्लामाबाद आजाद करवाने की जरूरत है, और जब तक पाकिस्तान का कैपिटल रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं होगा, ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। आरजू। लेकिन जिस तरह से अफसार आलम साहब ने एक-एक चीज़ को लिखा है डिटेल से और बताया है, तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई एक्शन लिया जाएगा? किसी किस्म का कोई केस बनेगा या कुछ भी नहीं, ये भी ऐसे ही हमेशा की तरह जैसे आर्टिकल्स आते हैं वैसे और चले वैसे जाते हैं? हमने हम अब तक इशारों किनारों में बात कर रहे हैं। जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए तो सही कि अबसार आलम ने कहा क्या है, ताकि व्यूअर्स कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अगर अबसार आलम साहब ये समझते हैं तो फिर क्या समझते हैं, कम से कम उनको बताएं तो सही ना कि हम किसके बिल्कुल, ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर कुछ पॉइंट्स उसके बताइए, क्योंकि अगर हम उसको शेयर भी करें तो वो क्योंकि उर्दू में है, तो बहुत से हमारे जो फॉलोवर्स हैं जी हाँ। वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो इस वजह से वेल, उनको मुश्किल होगी। अबसार आलम साहब ने आज के कॉलम में ये लिखा है कि मई 2017 में जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मुश्तरका फौजी ऑपरेशन लॉन्च किया एजेंसियों की मदद से इस्लामाबाद के एक घर के ऊपर। और उस घर के अंदर बाकायदा एक निजी हाउसिंग स्कीम के मालिक और एक चैनल के मालिक थे, और बाकायदा उनको वहां से अगवा किया गया और उनको एक अकूबत खाने में पहुंचाया गया। और वहां पर उन अकूबत खानों में सिर्फ वो लोग पहुंचते हैं जो रियासती दुश्मन होते हैं, और उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया और उनसे उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, कागजात के ऊपर दस्तखत करवाए गए।
और जिसमें से एक खातून थी, एक मर्द था, और इस तरह से बाकायदा उनकी जो पूरी मतलब 70-80% जायदाद है वो हथियाई गई, और उसके बाद उनके चैनल्स के ऊपर कब्जा किया गया। उनके चैनल्स के जरिए बाकायदा एक एंटी नवाज शरीफ प्रोपोगेंडा इस्टेब्लिश किया गया, इमरान खान को हीरो बनाया गया। और मैं ये समझता हूँ कि अबसार आलम साहब ने अगर दरोग गोई से काम लिया है तो उनको क्या कहते हैं, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर अबसार आलम साहब सच बोल रहे हैं, अगर वो इस कॉलम के अंदर जो मंदरजात हैं उनको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने इज्जत के साथ इस दुनिया में आगे जाना है तो फिर अबसार आलम साहब के इस कॉलम के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आरजू काजमी। बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ अगर आप ये भी बता सकें, एक तो उन्होंने ये भी लिखा है जो कि आर्टिकल मेरे सामने ही है कि हम्म। कामरान खान साहब का भी इसमें नाम है। तो कामरान साहब खान के मशवरे पर अमल करते हुए मौजूदा आर्मी चीफ ने भी जनरल बाजवा के नक्शे कदम पर चलते हुए जनरल फैज का दिफा करने के लिए कमर कस ली। ये भी जो है वेल इसका वेल हिस्सा है। वेल 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 कामरान खान साहब इस वक्त वो फुप्पो बने हुए हैं, जो क्या कहते हैं, सिर्फ उसकी साइड पे होता है जो खानदान में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। मैं हुँ, कामरान खान को वैसे एक सहाफी समझा करता था, कुछ साल पहले तक हुँ, वो सहाफी थे, लेकिन फिर हुँ, उसके बाद उन्होंने सहाफत करना छोड़ दी है। और उसके बाद वो जो उठाते हैं उसको लाहौर के लोग बहुत शौक से खाने जाते हैं लक्ष्मी चौक पर। हुँ, लेकिन मसला ये है कि कामरान खान साहब ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब वो किस तरह से करंट इस्टेब्लिशमेंट जो है, साबका इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इस तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फूट पड़ जाएगी तो फिर इसी इत्तेहाद में तो उनकी बरकत है ना आरजू काजमी। अगर वो इत्तेहाद मुतासर होगा, अगर एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर तो आपको आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो फिर तो तो आपको करनी उनके खिलाफ चाहिए। भी आसिम कार्रवाई, सलीम बाजवा फिर तो की तो आपको लोग गले फिर तो फाड़-फाड़ आपको के फिर बोल तो रहे हैं। फिर तो आपको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया में जजीरे हैं। फिर तो आपको जी, उस तमाम परवेज़ दौलत के कियानी, जराये के जनरल बारे में भी रिटायर्ड बताना परवेज़ कियानी। होगा। जी हाँ। एग्जैक्टली, अब जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर बात आ हुँ, रही है, उनके खिलाफ तो जुडिशल रेफरेंस भी फाइल हो गया है कि उन्होंने वो हुँ, 22,000 पाउंड यानी महीने का 66 लाख रुपए अपनी बेटी को इंग्लैंड भिजवाते हैं तालीम के हुँ, लिए। और जब से वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो मैं, कुछ लोग कहते हैं कि हुँ, उनका नाम जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी है, मैं ये समझता हूँ कि उनका नाम जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी है। हुँ, तो उनके असासों में हुँ, 6 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर यही वो दो लोग इदारे हैं, हुँ, एक जर्नैल और एक जज, जो एहतसाब से परे हैं। और आज वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बड़ा अच्छा बयान सामने आया है कि जब तक नैब का दायरा इख्तियार इन जजेस और जर्नैलों तक नहीं बढ़ाया जाता, अब कोई एग्जिस्ट फायदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बयानात अगर आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं तो बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर आप पाकिस्तान की वफाकी काबीना का हिस्सा है, अगर वजीर आजम आपकी बात सुनते हैं, फिर आपको कुछ करवाना भी चाहिए। लेकिन इसमें अब सारा आलम साहब ने डिटेल्स तो लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जिनके नाम लिखे हैं, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा हो, चाहे फैज़ हमीद हो या आसिम सलीम बाजवा, जिस किसी की भी हम लोग नाम ले रहे हैं, जिनके लोगों को सब कुछ पता है। ये कोई नई बात नहीं है। लोग इनके ऊपर अच्छा, एलिगेशंस पहले भी हैं और लोग मैं कह भी रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस स्टोरी का नहीं पता था लोगों को। आई नहीं, आई नहीं, एम श्योर कि ये स्टोरी का नहीं इस पता था। मैं ये नहीं कह रही ये स्टोरी का, अबसार लेकिन आलम ये साहब ने लोग ये जो पहले आज भी स्टोरी पब्लिश इन की है, लोगों ये पे लोगों को नहीं पता था। नहीं, नहीं, अब उनको डेफिनिटली ये पापा स्टोरी उनको नहीं पता पापा थी, जॉन्स का लेकिन पता नाम था। हाँ, हुँ, पापा जॉन्स। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता सकता हूँ कि हाँ, मुझे पाकिस्तान के एक बड़े आला सरकारी अफसर ने कुछ साल पहले अप्रोच किया। और ये जब अहमद नूरानी ने आसिम सलीम बाजवा की पापा जॉन्स वाली स्टोरी इस अप्रोच के 20 दिन के बाद ब्रेक की, और मुझसे वो कहने लगे कि यार अवैस, हुँ, तू इस स्टोरी को ब्रेक कर दे। तो मैं तो अभी फिलहाल पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे तो यहीं पर अपने रोजी रोटी कमानी है। तो मैंने कहा जी, मैं इस स्टोरी का पार नहीं सहा सकता, तो ना मेरे को लोग काम ना करवाओ। तो ये चीज पहले ही फाइलों की शक्ल में लोगों के पास, अफसरान के पास मौजूद थी। और उसके बाद अहमद दुरानी साहब से रब्ता किया गया, और अहमद दुरानी साहब चूंकि फिलहाल पाकिस्तान से बाहर हैं और वो इस स्टोरी का बोझ उठा सकते हैं, तो इस वजह से फिर अहमद दुरानी साहब से स्टोरी ब्रेक करवाई गई आरजू।
तो मसला ये है कि कितने कितने करप्शन के स्कैंडल्स हैं। क्या आप एडमिरल मंसूरुल हक को भूल चुके हैं, जो पाकिस्तान नेवी हम्म, की 3 साल की तनख्वाह हम्म, खाने के बाद अमेरिका में गिरफ्तार हुए और उन्होंने कहा कि मुझे आप पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए। और जैसे ही वो हम्म, पाकिस्तान आए, उनके फजाई हदूद में जहाज दाखिल हुआ तो उनकी हथकड़ियां खोल दी गई और उसके बाद उन्हीं के रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे दिया गया। हम्म, और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो ओहदे भी उनको वापस मिल गए, उनकी पेंशन भी बहाल हो गई। पाकिस्तान में जब तक एहतसाब का निज़ाम जो है हर एक के लिए नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। मैं एटलीस्ट ये समझता हूँ आरजू काजमी कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अवैस साहब क्या आप कानून की इज्जत करते हैं, तो मैं कहूंगा मैं कानून की इज्जत नहीं करता हूँ। क्या आप टैक्स देना चाहते हैं? मैं टैक्स देना नहीं चाहता हूँ। हम्म, क्योंकि कानून जब तक सारे लोगों के लिए बराबर नहीं होगा, तब तक उस कानून की इज्जत जो है वो एक मजाक होगा। अगर कोई बदमाशी के जोर पे या ओहदे के जोर पे काले शीशों की गाड़ी लगाकर घूमता है और एक आम शहरी काले शीशों की गाड़ी नहीं लगा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि रियासत में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। और जब रियासत में कानून सबके लिए बराबर ना हो तो वो कानून नहीं होता है, वो चू चू का मुरब्बा होता है। आरजू काजमी। लेकिन साथ साथ एक बात और मुझे आपसे बात करते करते याद आई कि अभी एक दो दिन पहले ये खबर भी चल रही थी कि हाफिज सईद, जिसको हम लोगों ने कहा है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है, वो तो गोटकी में सिंध में घूम फिर रहा है। तो आखिर ये पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स आप चाहते एक क्या तो है? एक ये फिर आरजू जाएंगे एक तो एफएटीएफ आप में? आरजू एक तो आप ना कसम से हर वक्त इंडियन प्रोपोगेंडे को टो करती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि आपको इतने मासूम लोगों से दुश्मनी क्या है। आपको नहीं पता कि इस दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं। और आपको हम्म, क्या पता कि जो शख्स घोटकी में होगा वो उनका कोई हमशक्ल होगा। अगर हमें ये हाँ, कह रहे हैं कि उन साहब को नजरबंद कर दिया गया है, तो आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप इस बात पर शक करें। और सही यकीनन बात। जो साहब घोटकी में होंगे वो उनके हमशक्ल होंगे आरजू। सही बात है। वैसे तो खैर मैंने भी सत्ते पे सत्ता और इस किस्म की मूवीज देख रखी हैं, बच्चन साहब की और शाहरुख एग्जैक्टली की भी। एग्जैक्टली डुप्लीकेट एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली। भी वैसा आपको नहीं लगता कि ये वाली हरकत हमें नुकसान पहुंचा सकती है? हम फिर एफएटीएफ में जा सकते हैं? ये तो वो कहते हैं ना, भुखे ने भुखे दी मारी तो दोनों तो गश पै गया। तो और कितना नुकसान होना तानू। ठीक है। आपका मुल्क जो है आपका मुल्क जो है इस वक्त, अगर पाकिस्तान एक शख्स होता तो जक़ात का मुस्तहिक होता। ठीक है। हम्म, अब पहले तो हम्म, कुदरती आफात मुल्क में आया करती थी, तो अनवर मकसूद कहते थे कि अल्लाह डॉलर नहीं दे सकता है तो अल्लाह सैलाब तो भेज सकता है। तो पाकिस्तान में हाँ, जब सैलाब जलजला आता था तो ये भी कटोरा उठाकर मांगने निकल जाते थे। अब तो तुर्की और शाम के जलजले पे भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मांग रहे हैं। आप फोन करें हाँ, मुझे या किसी और को, आपको पता चलेगा कि तुर्की और शाम के जलजले के लिए इमदाद दीजिए। उल्लू के पट्टो, हाँ, पहले जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन उन हाँ, सैलाब मुतासरीन तक तो इमदाद भेज दो। ठीक है। हम्म, आप जिस तरह से आपने पहले जाने की कोशिश की, आपको अनकरा से मना कर दिया गया, उसके बावजूद आप 10 दिन के बाद गए। मुझे ये बताएं कि हम्म, तुर्की ने पाकिस्तान के लिए जितनी मर्जी इमदाद भेजी हो, क्या राजनपुर में रजब तैयब उर्दवान आया था? ये वहां हम्म, जाकर इनका इनकी हाजिरी देना ज्यादा जरूरी थी, वो भी स्पेशल जहाज के ऊपर। आप कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर भी नहीं जा सकते। यहाँ पर आप बैठ के कहते हैं कि जी आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके तहत हमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, हमें टैक्सेस बढ़ाने हैं, हमें इतना शौक जो क्या चढ़ा था इनको खुदा जाने का? एग्जैक्टली इतना क्या? वो सर जी वो आपको पता है ना, ये अब बेसिकली नंबर पक्के करने जाते हैं। जब मरासी के घर फौतगी हो जाए ना तो चौधरी नहीं आता, चौधरी के घर फौतगी हो जाए ना तो मरासी जाता है। फाइन, बड़ा दुख हो यार, बाजी साहब बड़ा प्यार करते हैं सर। तो ये बेसिकली ये बताने के लिए होता है कि जनाब हम हमें नहीं भूलना, आपने 6 8 महीने बाद जब आप सेट हो जाएंगे ना तो आपने हमें मजीद पैसे देने हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तुर्की की सबसे बड़ी इमदाद ये कर सकता है कि ऐलान कर दे कि हम 6 महीने साल तक आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाते जाते अवैस, ऐसा कैसे हो सकता है कि अवैस से बात हो रही है और इमरान खान की बात ना हो? तो ये क्या चल रहा है? आपके शहर से शुरू किया है उन्होंने अपनी जेल भरो? अब मेरा ख्याल है ये जेल भरो तहरीक नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने ये जेब भरो तहरीक है। और जिस तरह से खान साहब ने क्या कहते हैं अपने वर्कर्स को हर मोड़ पे निराश किया है, तो क्या वो इससे पहले कि वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाते, तो शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि मुझे बवासीर है। तो अब ये बहुत ही कोई उनको मुजाहिद चाहिए होगा जो बवासीर के साथ जिनसी ज्यादती करे। और क्या कहते हैं वो असल में वो चाहते हैं कि उनके हर पार्टी लीडर को जब गिरफ्तार किया जाए, शहबाज गिल हो गया, आजम सवाती हो, उसके साथ कम से कम जिनसी ज्यादती तो हो ना, ताकि वो बताने जोगे बने कि हमारे ऊपर जुल्म कितना हो रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जब सहाफियों को उठाया जाता था,
जब सिविल सोसाइटी के लोगों को उठाया जाता था, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली जाती थी, तब तो आपको ऐसी कोई ज्यादती याद नहीं आती थी। तो तब तो आपको मोतीउल्लाह जान के उठाने के ऊपर भी कुछ, अच्छा मैं पता करूंगा, वो आईजी को मैं कहूंगा, ठीक है। हम्म, तो द थिंग इज कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जो सारी सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ नरगिसियत के गिर्द घूमती है। इमरान खान नरगिसियत के अंदर डूबा हुआ शख्स है। आपको बताऊं कि मैं खानेवाल पब्लिक स्कूल में 1991 में इसके कैंसर हॉस्पिटल के लिए ना मैंने 180 रुपए के टिकट्स बेचे थे। 20-20 रुपए का एक टिकट होता था, और ये हमें ना येलो कलर के इमरान खान के टाइगर बैजेस दिए गए थे, और ये हमारे हमें स्कूल में ना हमें सर्टिफिकेट देने आया था। आरजू काजमी, मैंने घर आकर अपने अब्बा को कहा कि हमने इसके लिए पैसे जमा किए, और जब हम इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो इसका मुंह आसमान की तरफ होता था। इतना मगरूर और मुतकब्बिर शख्स है ये, ठीक है। आप इसके करीबी रफका से पूछें कि ये इंसान को इंसान नहीं समझता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान के पूरे सोसाइटल फैब्रिक का बेड़ा गर्क किया है, इसने पाकिस्तान की सोसाइटी में जिस तरह से इसने डेंट डाला है, जिस तरह से इसने लोगों को रिलीजन के नाम पर बेवकूफ बनाया है। खुद ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बायोलॉजिकल बेटी का, टेरियान का बाप है, और लोगों हम्म, को बताता है कि जनाब, जो बंदा अपनी बेटी को मानने की इखलाकी जरूरत नहीं रखता है, हम्म, उस बंदे के हवाले लोग किराए का घर नहीं करते। और ये जो यूथिये हैं, ये जो इमरानडू हैं, ये उसके हवाले पूरा मुल्क करना चाहते हैं, कि जिस बंदे में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई थी, ये मेरी बेटी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। जो बंदा अपनी बेटी को नहीं मानता, वो कोई बंदा है आरजू? बिल्कुल। और उसके हाथ में पूरी कंट्री देने के लिए लोग तैयार हैं और किस तरह के मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी से उनकी मुजाहरत होती है। क्या-क्या लोगों को कहते हैं और वो किस तरह के ओवरसीज वीडियोज़ आते पाकिस्तानी हैं। या ओवरसीज पाकिस्तानी या यहाँ होते नहीं है ना। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर पता हो कि जो इमरान खान के आने के बाद हुँ, पाकिस्तान में किस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है चीजों का, उसके बाद उनको पता चलेगा कि वहां बैठकर इमरान खान को सपोर्ट करना कितना आसान है, और यहाँ बैठकर इमरान खान को सपोर्ट करना कितना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बकिया सियासतदान दूध के धुले हैं, हुँ। लेकिन आप यकीन करें कि इमरान खान कॉम्पिटेंस का, इनकॉम्पिटेंस का, एरोगेंस का, नालायकी का, हमाकत का और जहालत का एक ऐसा मरकज है, जिसे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा जो सेगमेंट है सपोर्ट कर रहा है आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना अभी तक जो बातें उन्होंने की हैं, तो उससे कहीं कम बातें करने के ऊपर जो है, वो अली वज़ीर और कई लोग जो हैं, वो 2-2 साल जेल में रहकर आ मैं रहे हैं और मैं उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। मैं इमरान खान साहब को चैलेंज करता हूँ कि वो जमील फारूकी को इंटरव्यू देने की जगह, वो समी इब्राहिम को इंटरव्यू देने हुँ, की बजाय, वो जो चुनिंदा एंकर्स हैं उनको इंटरव्यू देने की बजाय सिर्फ मुझे अगर इंटरव्यू दे देना 40-50 मिनट का, हुँ, तो मैं इसके बाद कम से कम ये पाकिस्तान में हुँ, सियासत के लिए ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बंदे में इतना कैलिबर नहीं है कि कभी हुँ। किसी ऑपोजिट व्यू पॉइंट रखने वाले एंकर का सामना कर सके आरजू काजमी। बिल्कुल। आप तो इसको लोग प्राइम 50 मिनिस्टर मिनट कह बनाना रहे हैं, मैं चाहते तो हैं। 20 मिनट में जो है वो कहती हूँ कि आ जाएँ, अगर खान साहब को हिम्मत हाँ, है तो 20 मिनट वो सिर्फ बैठ जाएँ। वो मंसूर अली खान ने पूछा ना कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप तो परवेज इलाही को पहले डाकू कहा करते थे, हुँ। छोड़े ना उस बात को, छोड़े ना, दफा करे। ये इस चवल आदमी की औकात चेक करें, ठीक है। तो छोड़े ना जी उस बात को, दफा करे। पहले मैंने थूका चाटा, अब मैंने थूका चाटा, उसको मैं हाँ, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, और जो मेरे बारे में कहता था कि स्टैब्लिशमेंट मेरी नापियत तब्दील कर रही है, उसको मैंने पीटीआई का मरकजी हाँ। सदर बना दिया। और तो वो लख दी तो शेख लानत है इस रशीद बंदे के के। टाइम पे भी था। शेख रशीद को कह नहीं कहा था जी उन्होंने, हाँ, इसको मैं चपड़ासी ना चपरासी रखूं, ना इसको रख मैं हाँ, चपड़ासी ना रखूं। और जो हाँ, बंदा कोकेन की लकीरें सूंघ कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करता हो, वो कोई हुँ, बंदा है, ठीक है। जिसकी बकायदा कभी आपने एक दिन बड़े पब्लिक प्रेशर के ऊपर ना आपने तस्वीर रिलीज कर दी कि खान साहब ने हुँ, आखिरकार ईद की नमाज पढ़ी है। अच्छा, वो फोटोग्राफर भी कुछ सरकारी बेवकूफ था, वो पीछे घड़ी पे ना 3:45 बज रहे थे। अब आप मुझे बताएं कि 3:45 बजे कोई दुनिया में ईद की नमाज होती है, अनलेस कि हाँ, आप नॉर्थ पोल पे ना बैठे हो। ये इस पाकिस्तान के अंदर इसकी हमाकत ने बकायदा, वो आपको बचपन में ऐड नहीं आती थी पीक क्लीन पाइप हाँ, वाइपर्स की, वो जो आगे हाँ। बांसुरी बजाता हुआ जा रहा है, पीछे बिल्कुल, चूहे बिल्कुल, चलते जा हाँ, रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खान से वो बांसुरी बजाते जा रहा है, पीछे ये सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो चूहे की तरह चलते जा रहे हैं, और ये उनको वो जाके या दरिया गधे में लग रहे घसीटेगा। हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली अक्ल नहीं है। एग्जैक्टली हुँ, एग्जैक्टली हुँ, एग्जैक्टली। मैं ये फिर नहीं कहता कि पाकिस्तान के बकिया पॉलिटिशियंस दूध के धुले हैं, लेकिन उनके हाँ, इख्तलाफात की वजह से पॉलिटिशियंस काम करते थे। इस हुँ, बंदे ने अपनी हमाकत से पाकिस्तान के बहुत सारे अहमकों को बेनकाब किया है।
आपको अहमक को पहचानना हो तो आप सिर्फ इमरान खान के बारे में उसका व्यू पॉइंट पूछ लें। अगर वो इमरान खान की हिमायत करेगा तो वो इस्टेब्लिश्ड अहमक है, जिसके साथ लोगों को ना बेटी का रिश्ता करना चाहिए ना बेटे का रिश्ता करना चाहिए, इनको आपस में ही रिश्ते करने चाहिए। ऐसा ही लगता है। मगर अभी आजकल जो एक पॉलिटिशियन मुझे पसंद आ रहे हैं अपनी बातों की वजह से, वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो कि काफी बैलेंस्ड किस्म के व्यूज दे रहे हैं, और साथ ही उनको जाहिर है कि बहुत कुछ हाँ, फेस भी करना पड़ रहा है। वो जिस चीज के वो जिस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, दिफा की मिनिस्ट्री के, उस मिनिस्ट्री के अलावा वो हर चीज पर कमेंट करते हैं। आपने कभी उनको तीनों सर्विसेज चीफ्स की मीटिंग चेयर करते नहीं देखा होगा, लेकिन आपको इस तरह की तस्वीरें हमसाया मुल्क में अक्सर मिलेगी। भाई, आप जिस चीज के हाँ। मिनिस्टर हैं, अगर आप उस ओहदे पर काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। कम से कम आप जिस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो गया है, तो फिर आप उस सिस्टम से बाहर आ जाए। आप जावेद हाशमी की तरह अपने आप को सियासत से किनारा कश कर ले, और रहना भी उधर ही है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। ऐसे तो नहीं होता ना आज। बिल्कुल ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान ऐसा की होना भी पाकिस्तान नहीं की चाहिए। तारीख पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट तश्कील दी गई है शहबाज और शरीफ एक साहब चीज को। बिल्कुल एक चीज और है, वो ये कि हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं सारा दिन तो टीवी पे बैठे रहते हैं। मैंने इंडिया में नहीं देखा कि उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो सारे दिन टीवी पे बैठे रहते हो। ये सुबह से वो रात तक टीवी शोज करते हैं, तो काम इनको कब सिर्फ करते हैं? एक अंग्रेजी फ्रेज में बयान किया जा सकता है कि लुक बिजी डू नथिंग। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, चूंकि एस्टैब्लिशमेंट इनको काम नहीं करने देती है, ब्यूरोक्रेसी इनको मामलात की समझ नहीं आने देती है, हम्म। और जब तक इनको मामलात की समझ आती है, तब तक इनके जाने का वक्त हो चुका और होता है आपसे। जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं वो डिफेंस के अलावा हर चीज पे बोल रहे होते हैं, पॉलिटिक्स पे भी बोलेंगे, इकोनॉमी पे भी बोलेंगे, एग्जैक्टली, और सिर्फ डिफेंस एग्जैक्टली, पे नहीं बात करते। और उसके एग्जैक्टली, बाद क्योंकि सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं बड़े फखरी अंदाज में। क्योंकि पाकिस्तान को डिफेंस की जरूरत नहीं है। एक दिन ये ऐलान भी कर देंगे कि हम तो सिर्फ डिफेंस के पैसे लेते हैं, अटैक के पैसे अलग होंगे। ऐसा ही लगता है। बहुत शुक्रिया वैस कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। यूट्यूब, टेक केयर, टेक थैंक केयर, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।